पास क्या चीज़ होती है। तो मोल देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है, मिसाल के तौर पे आपने डोजन नाम सुना हुआ है ना, डोजन में 12, ठीक है ना, 10 12 इस तरह की चीज़ें, सेंचुरी है यानी उसका। तो इस तरह देखिए ये डोजन का मतलब 12 है, ठीक है। इस तरह से जब हम एटम्स, आइंस या मालिक्यूल्स को, एटम्स आइन, ये तो जो कि डोजन जो हम यूज़ करते हैं ना कि 12 पेंसिल्स हैं, इन्हें डोजन पेंसिल्स हैं, डोजन केला बनाना है वगैरह वगैरह चीज़ें, वो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब इस तरह जब एटम्स, आइंस या मालिक्यूल्स को हम जब शो करते हैं तो हम उसको किसी मोल से शो कर लेते हैं। और मोल का मतलब क्या है, जब आप किसी एटम के एटॉमिक मास को या मालिक्यूल के मालिकुलर मास को ग्राम में शो करें, इन इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब एटम के एटॉमिक मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को, या मोल के मालिक्यूल के मालिकुलर मास को जब हम किस चीज़ में शो करें, ग्राम में शो करें, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। अब ये इतना सिंपल नहीं है, आगे जाके मिसाल के तौर पे अगर आप 1 मोल कार्बन ले लेते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। तो हम कहते हैं अब एटॉमिक मास 12 है तो 12 ग्राम 1 मोल हो जाएगा। वाटर का जो एटॉमिक मास है वो 18 है। किस तरह से 18 है, H2O फार्मूला होता है, ये H2O फार्मूला है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो इस तरीके से 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 1 ज़ा 16, यू गॉट 18। तो अब ये 18 एटॉमिक मास यूनिट है। अब ये मोल नहीं कहलाएगा। जब हम इस मास को हम 18 ग्राम में शो कर देंगे तो ये आपके पास क्या है कि 1 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़, मोल का मतलब क्या है, मोल एक यूनिट है और ये इसमें चीज़ों की तादाद होती है, वो तादाद वो भी हम आगे उस पर जाएंगे। लेकिन जब आप 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को लेते हैं तो 1 मोल का जो मास होगा वो उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, अब उसको ग्राम में शो करें तो आपके पास क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस कहलाएगा। अब आगे जाके जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बन है, यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है, कार्बन इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम, एट सिंबल इज C, इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 12 है। अब जब आप द फोटो अबाउट शोज 12 ग्राम्स है, ये 12 ग्राम कार्बन लिया गया है, ये 1 मोल कार्बन एटम्स हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। ये हमारे पास 18 ग्राम वाटर लिया गया, बीकर के अंदर आपको नज़र आ रहा है ये वाटर लिया गया है 18 ग्राम, जैसे मैंने यहाँ आपको शो किया, ये 1 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। इस तरह से सोडियम क्लोराइड लिया गया जो कि नमक जिसको हम कहते हैं, तो नमक का जो एटॉमिक मास, जो फार्मूला मास बनता है, आप देखिए ना, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, एटॉमिक मास, ये चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि शायद ये पीछे हो चुका है, आपको हमने नहीं पढ़ा लेकिन आपने स्किप कर दिया उस टॉपिक को। तो मेरे ख्याल में आई एम श्योर आपको आ रहा होगा वो कि फार्मूला मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है और एटॉमिक मास वगैरह क्या है। तो अब आप देखिए सोडियम का 35.5 है और सोडियम का हमारे पास 23 है और क्लोरीन का 35.5 है, तो दोनों को मिला के 58.5 बन जाएगा। तो इसका जो यानी 1 मोल हो जाएगा 58.5 ग्राम, आपके पास 1 मोल सोडियम, यानी आपने ये 58.5 ग्राम आपने वज़न किया, ये आपके पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ अ पार्टिकल इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन बाय वेइंग आउट जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स में आप शो करें तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, आपके पास मोल कहेंगे। एक किसी भी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास जो होगा, जब आप उसको ग्राम में शो करें, ठीक है, या इसको ग्राम में वेट करें उसका, तो वो क्या होगा, 1 मोल होगा। या अगर मॉलिक्यूल है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, अगर आप उसको ग्राम में शो करें तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। इसके साथ मज़ीद एडिशनल चीज़ें हैं लेकिन हम उस पर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एटम है या मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में शो करें तो उसको हम फिर क्या कहेंगे,
मोल कहेंगे। आपको हारिस, आपको ये एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास समझ में आ रहा है क्या होता है? ये रिलेटिव, जिसको हम रिलेटिव के साथ शामिल कर लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये आपको नज़र आ रहा है ना? देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये आपको देखिए ना, ये ए के साथ आपको नज़र आ रहा है, आर छोटा सा लिखा हुआ है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास, ए मीन्स एटॉमिक और आर मीन्स रिलेटिव। ये देखिए ना, मॉलिक्यूल, चूँकि वाटर है, मॉलिक्यूल है, तो उसके साथ आर लिखा हुआ है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अच्छा देखिए ना, हाँ, अब इस चीज़ को इस तरह समझ लें कि ये जो एटॉमिक मासेज है, एक तो आप उसको न्यूक्लियन नंबर्स कहते हैं, उसको हम एटॉमिक मास को हम थोड़ा सा डिफरेंट, अगर चीज़ सेम ही होती है, लेकिन एटॉमिक मास को हम न्यूक्लियन नंबर्स नहीं पढ़ेंगे। न्यूक्लियन नंबर्स मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम बोलेंगे, ठीक है, वो न्यूक्लियन नंबर्स कहलाएगा। लेकिन एटॉमिक मास जब हम पढ़ेंगे, हाँ ये अलग चीज़ है कि एटॉमिक जो न्यूक्लियन नंबर्स है उसका जो मास बनता है वो एटॉमिक मास बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर है, तो वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वो काउंट नहीं होता। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो टोटल कलेक्टिव एटॉमिक मास बनता है, वो आपके पास जो कलेक्टिव जो मास बनेगा वो एटॉमिक मास कहलाता है। लेकिन एक्चुअली एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये नहीं है। अब वो ये इस तरह से है कि किसी भी चीज़ को देखें, जब भी हम किसी चीज़ का यूनिट मालूम कर लेते हैं, अगर आपने फिज़िक्स में शुरू में पढ़ा हुआ होगा उसमें मेजरमेंट के चैप्टर्स के अंदर, तो जितने यूनिट्स बनाए गए, मिसाल के तौर पे मीटर बनाया गया तो मीटर क्या चीज़ है, या सेकंड बनाया गया, सेकंड क्या चीज़ है, किलोग्राम बनाया गया, किलोग्राम क्या चीज़ है, ठीक है ना। इस तरह से ये जो एटॉमिक मास है इसको भी बनाया गया। वो बनाया क्या गया है, रिलेटिव एटॉमिक मास इसलिए कहते हैं कि हमने पहले एक स्टैंडर्ड मास लिया, कार्बन का जो लाइट आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 12 है, ठीक है, C12, ये वाला लिया गया है, इसके मास के 12 पार्ट्स कर दिए हैं। यानी कार्बन का जो लाइट आइसोटोप है, एक तो कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14, ये 3 आइसोटोप्स हैं, 13 भी है और 14 भी है। इसमें से सबसे लाइट आइसोटोप ये वाला लिया गया, इसके एटॉमिक मास के 12 या इस कार्बन के 1/12 ऑफ द कार्बन मास, 1/12 ऑफ C12, ये कहलाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन लिया गया जो स्टैंडर्ड के तौर पे, कार्बन एक एलिमेंट है, एक लाइट आइसोटोप है, ये लिया गया, इसका 1/12 जो बनता है, यानी इस कार्बन के 12 हिस्से आप कर लेते हैं, 12 इक्वल पार्ट्स कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 12 पार्ट्स आपने कर दिए। एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। अब हम जब ऑक्सीजन को देखेंगे, दूसरे एलिमेंट्स को देखेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई कार्बन का जो हमने 1/12 लिया हुआ है, जिसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ये ऑक्सीजन के कितने ऐसे यूनिट्स हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन एटम के अंदर 16 होते हैं, ऑक्सीजन एटम के अंदर 16 इस तरीके से आते हैं, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर 32 आते हैं। तो ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो आपके, ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वो आपके पास कितना है, वो आपके पास 16 है। अगर O2 को आप ले लेते हैं तो उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है 32 बनते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जब आप टोटल एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास लेते हैं इसका, और उसको कंपेयर कर देंगे इस कार्बन के 1/12 ऑफ द कार्बन के साथ, जिसको 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे 32 यूनिट्स बनते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। ये जो हमने कार्बन का 1/12 बनाया हुआ है, ठीक है ना, इसका जो मास लिया हुआ है कार्बन के 1/12 का, इन्हें 12 पार्ट्स करके एक हिस्से का जो मास बन लिया हुआ है, ऐसे मासेज ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से 32 बनते हैं। इस तरह से सोडियम से, यानी अगर आप सोडियम का ले लेते हैं तो सोडियम का 23 बन जाएगा। इस तरह से अगर आप कोई लिथियम का लेते हैं 3 बनता है, हाइड्रोजन का 1 बनता है। इस तरह से तमाम एलिमेंट्स को इसके एटॉमिक मासेस को हमने कंपेयर किया 1/12 ऑफ द कार्बन 12 के साथ, और फिर हम ये देखते हैं कि इस तरह से कितने बनते हैं। यानी जो आपके किलोग्राम जो बनाया गया है ना, किलोग्राम एक प्लैटिनियम और इरिडियम 2 एलिमेंट्स को पिघला के इसको मिक्स करके इसका एक सिलेंडर बनाया गया, और कह दिया गया कि भाई ये जो सिलेंडर है ना, ये 1 किलोग्राम कहलाएगा।
और ये फ्रांस में सेवरेस के मुकाम पे बहुत बड़ा एक लैब है, इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री है, उसके अंदर रखा गया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है कि कोई मुल्क कहता है कि भाई हमारा वाला स्टैंडर्ड है, दूसरा कहता है हमारा वाला स्टैंडर्ड किलोग्राम है, तो वो चीज़ उधर पड़ी हुई है, आप कोई भी जाके उसको उसके साथ कंपेयर कर सकता है और फिर देखा जा सकता है कि भाई किसका गलत है और किसका सही है। ठीक है, इस तरह से यानी जिस तरह से हमने किलोग्राम बना दिया या मीटर बना दिया कि भाई सर्टन लेंथ है, और ये भी प्लैटिनम और इरिडियम का एक रॉड बनाया गया और उस रॉड को 0 टेम्परेचर पे उस सेवरेस के मुकाम पे जो इंटरनेशनल लैब है उसके अंदर रखा हुआ है। अगर कोई कहता है कि मीटर लंबा है हमारा, आपका छोटा है, या आपका बड़ा है और हमारा वाला लंबा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि उस गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। वो जाके उस मीटर को जो पेरिस में रखा हुआ है, सेवरेस के मुकाम पे लेबॉर्ट्री के अंदर रखा हुआ है, उसके साथ कंपेयर करके मालूम कर सकते हैं कि किसका सही और किसका गलत है। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह सारे यूनिट्स इस तरह से बनाए गए, इस तरह से कार्बन के लिए किया गया कि कार्बन का लाइट आइसोटोप लिया गया, इसके 12 पार्ट्स कर दिए और एक पार्ट को 1 एटॉमिक मास यूनिट का नाम दिया गया। अब आप ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन एटम देखेंगे तो ऐसे 1 एटॉमिक मास यूनिट 16 बनते हैं, तो उसके एटॉमिक मास 16 है। ऑक्सीजन मालिक्यूल लेंगे तो 32 है, क्लोरीन का 35.5 है। इस तरह से सब का इस तरीके से एटॉमिक मास आ रहा है और मालिक्यूलर मास भी वैसे ही बने, क्योंकि अगर मालिक्यूल है तो जैसे ये है तो ये मालिक्यूलर मास है, O2 का ये मालिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन एटम है तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। तो ये इतनी सी बात है। ठीक है, अब इस एटॉमिक मास को, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में शो करेंगे तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल इतनी सी बात है। अब हम ये देखेंगे कि 1 मोल के अंदर कोई भी 1 मोल एटम्स आप लेते हैं, मॉलिक्यूल लेते हैं या आयंस लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो उस मोल के अंदर उन चीज़ों की एक सर्टन क्वांटिटी है, एक ख़ास तादाद है। ठीक है, अब वो तादाद क्या है, 6.02 10 की पावर 23। जैसे डोजन के अंदर कितना होता है, 12। ठीक है, तो इस तरह से जब हम 1 मोल एटम्स लेते हैं, कोई भी ऑक्सीजन एटम ले चलें, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या होगा, 6.02 10 की पावर 23। ठीक है, जैसे डोजन के अंदर आइटम्स की तादाद 12 होती है, इस तरह से 1 मोल में चीज़ों की तादाद, ख्वाब आप एटम्स लेते हैं, आयंस लेते हैं या मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, इन्हें 1 डजन पेंसिल भी हो सकती है, 1 डजन बनाना भी हो सकता है, 1 डजन कुछ और भी हो सकता है, पेन्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हर एक चीज़ डजन एक सर्टन तादाद है। इस तरह से मोल भी एक सर्टन तादाद है। जब भी आप 1 मोल कार्बन लेते हैं तो उसका मतलब होगा कि उस 1 मोल कार्बन एटम्स में एटम्स की तादाद 6.02 10 की पावर 23 होगी। इस नंबर को एवोगेड्रो कांस्टेंट कहते हैं, या एवोगेड्रो नंबर भी कहते हैं, या एवोगेड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये एवोगेड्रो। तो 1 मोल में आइटम्स की तादाद, इन आइटम्स एटम होते हैं, आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आप क्या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। 1 मोल आप कार्बन लेते हैं, 1 मोल आप लिथियम लेते हैं, 1 मोल आप सोडियम लेते हैं, 1 मोल आप क्लोरीन लेंगे, 1 मोल आप कुछ और लेंगे, कोई भी चीज़ आप 1 मोल की लेंगे तो उस 1 मोल में उस चीज़ की तादाद कितनी होगी, 6.02 10 की पावर 23 होगी। ठीक है, और उसका मास हर एक का अलग अलग है। जैसे पेंसिल, 12 पेंसिल्स की मास अगर आप लेते हैं 12 पेंसिल्स, तो मास कम है बनिस्बत 12 बनानास के। 12 पेंसिल्स, क्योंकि वो पेंसिल्स है, पेंसिल्स हल्की होती हैं तो उसका मास कम होगा। 12 पेंसिल्स की मास कम होगा बनिस्बत 12 केलास की, 12 बनानास का मास ज़्यादा होगा। इस तरह से जो भी आप 1 मोल लेते हैं तो उसका मास उस चीज़ के हिसाब से होगा, क्या वो चीज़ भारी है, क्या वो चीज़ हल्की है। लेकिन ये जो मोल है वो 1 मोल, जब आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को जब आप ग्राम में शो करेंगे हम उसको मोल कहेंगे। इस तरह से 1 मोल में चीज़ों की तादाद 6.02 10 की पावर 23 होती है और इस नंबर को हम एवोगेड्रो कांस्टेंट कहते हैं। तो ये तो कहानी इस तरीके से हो गई।